नमस्कार साथियों। तो आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। यानी भाग 1 में है संघ व राज्य क्षेत्र। इसमें सबसे पहले यदि हम देखें आर्टिकल फर्स्ट या अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 में जो बताया गया है वो बताया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसको हम कह सकते हैं भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसमें 3 चीजें शामिल हैं आर्टिकल 1 में। सबसे पहले तो वो शामिल है जो राज्य हैं, यानी जितने भी राज्य हैं वो शामिल हैं। दूसरा, जितने भी यूटी हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, वो शामिल है, इसको हम संघ राज्य क्षेत्र कहेंगे। और तीसरा, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे जब भारत संविधान हो, यानी भारतीय संविधान बनकर लागू हुआ या भारत आजाद हुआ, उसके बाद कई ऐसे क्षेत्र थे जो अर्जित किए गए। गोवा, दमन और दीव और पुदुचेरी जो है उसको हम अर्जित क्षेत्र में कह सकते हैं, और सिक्किम भी एक तरीके से अर्जित क्षेत्र ही है। तो आर्टिकल 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये है हमारा अनुच्छेद 1। अब हम अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 2 में ये दिया गया है कि भारतीय संघ में जो नए राज्यों का प्रवेश होगा वो कैसे होगा। जो भारतीय संघ है यानी आर्टिकल 1 है, इसके तहत जो क्षेत्र है उसमें नए राज्य कैसे शामिल किए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो 1975 में सिक्किम का जब अधिग्रहण किया गया तो वो अनुच्छेद 2 के तहत ही किया गया। अब अनुच्छेद 3 के बारे में यदि हम देखें तो अनुच्छेद जो 3 है वो नए राज्यों के निर्माण के बारे में है। अर्थात जैसे कोई एक राज्य है, बड़ा स्टेट है, उसके कुछ भाग से काटकर एक नया राज्य बना दिया गया, या 2 राज्यों के कुछ हिस्से को निकालकर एक नया राज्य बना दिया गया। तो इस तरीके से जो अनुच्छेद 3 है उसमें यह दिया गया है कि संसद किसी भी राज्य के एक क्षेत्र का कुछ भाग निकालकर अलग राज्य का गठन कर सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। तो ये जितना प्रोसेस है नए राज्यों के गठन से रिलेटेड वो आर्टिकल 3 में है। अनुच्छेद 2 में भी है नए राज्यों का गठन, लेकिन वो है जो भारतीय संघ में शामिल नहीं है, और उनको हम शामिल कर रहे हैं किसमें, संघ में। जैसे सिक्किम देखें तो सिक्किम का जब अधिग्रहण किया गया तो वो अनुच्छेद 2 के तहत हुआ, लेकिन जो नए राज्य बने जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो बने, या बाद में जैसे बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बना 1960 में, और इसी तरीके से 1963 में नए राज्य बने, फिर 2000 में 3 नए राज्य उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये बने। तो ये सब जो है वो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके बने। अब अनुच्छेद जो 4 है वो ये है कि इसमें ये दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो की गई प्रक्रिया है, मतलब प्रोसीजर डन अंडर द आर्टिकल 2 and 3 इज नॉट मेंशन आर्टिकल 368। अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो की गई प्रक्रिया है उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि ये जो संशोधन होगा वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ होगा, साधारण बहुमत के साथ होगा, और इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2/3 मेजॉरिटी हो, या इसमें राज्यों का 2/3 बहुमत या 50% से ऊपर राज्य विधानमंडल का बहुमत हो। तो ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ होगा। तो इस तरीके से हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब भाग 2 जो है, संविधान का भाग 2 जो है वो है किससे रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड, अर्थात नागरिकता। अब नागरिकता के बारे में अगर बताएं तो नागरिकता जो है वो क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये कहां से ली गई है, ये जो नागरिकता ली गई है वो ब्रिटिश
संविधान से ली गई, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में फर्क क्या है? तो एकल नागरिकता का मतलब है कि जो व्यक्ति होगा वो देश का ही नागरिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ब्रिटेन या भारत में जो व्यक्ति होते हैं केवल देश के नागरिक होंगे, इंडिविजुअल किसी राज्य के नागरिक नहीं होंगे। अमेरिका में क्या है, वहां दोहरी नागरिकता है, एक ही व्यक्ति देश का नागरिक भी है और जिस राज्य में वो रह रहा है वो वहां का नागरिक भी है। अब इसके आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जितने भी हैं वो है नागरिकता से संबंधित, और इसमें जो सबसे प्रमुख आर्टिकल है वो आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 का अर्थ ये है कि उसमें दिया गया है संसद नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी। अब जब संसद को कोई अधिकार दे दिया गया कि संसद इससे संबंधित कानून बनाएगी, तो संसद क्या करती है, सबसे पहले अधिनियम लाएगी और एक तरीके से कानून बनाएगी, और वो प्रयोग संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से किया, जिसमें नागरिकता के 5 तरीके बताए गए हैं। तो आर्टिकल 11 जो है वो ये है कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी, अर्थात हम कहें नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। अब हम आते हैं भाग 3 में, क्योंकि भाग 2 में जो मुख्य आर्टिकल है वो आर्टिकल 11 ही है। उसके बाद हम आते हैं भाग 3 में। भाग 3 में है मूल अधिकार के बारे में, और जो हमारे संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब इसमें आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो आएंगे। अब अनुच्छेद 12 को यदि देखें तो अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में है, यानी जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। और राज्य को यदि देखें तो राज्य एक अमूर्त अवधारणा है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, समझ नहीं सकते, एक तरीके से देख नहीं सकते, समझ सकते हैं। और इसके 4 तत्व होते हैं। किसी भी देश के लिए या कोई राज्य तब कहा जाएगा राजनीति विज्ञान की परिभाषा में जब उसके पास 4 चीजें हो। सबसे पहले तो भूक्षेत्र हो या भूभाग हो, दूसरी चीज है वहां पर एक जनसंख्या हो, तीसरी चीज है वहां पर एक सरकार हो, चौथी चीज है वो सरकार संप्रभुता वाली हो, अर्थात संप्रभु सरकार हो। तो इस तरीके से राज्य, अब जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है उसमें यह कहा गया है इसमें 4 चीजें शामिल। कौन कौन सी? तो आर्टिकल 12 में जो है 4 चीजें शामिल है राज्य में। एक तो हो जाएगा पार्लियामेंट, यानी संसद और केंद्र के जितने अधिकारी हैं वो। दूसरा हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव जितने भी हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो आ जाएंगे। तीसरा हो जाएगा गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो आ जाएंगे। तीसरा हो जाएगा अथॉरिटी, चौथा हो जाएगा अदर अथॉरिटी। तो ये 4 चीजें, यानी संसद और केंद्रीय जितने कर्मचारी हैं, राज्य विधानमंडल जितने भी हैं, राज्य के जो कर्मचारी हैं वो हो जाएंगे। तीसरा हो जाएगा प्राधिकारी, चौथा हो जाएगा अन्य प्राधिकारी। इस तरीके से राज्य में 4 चीजें हो जाएंगी। अब हम आर्टिकल यानी आर्टिकल 13 की बात करें जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहता है, मतलब जो आर्टिकल 13 है वो है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि संसद ने जब कोई कानून बनाया तो हमारे संविधान में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, और उसमें यह कहा गया है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, और यदि मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसको एक तरीके से उसकी जांच करेगा, और उस जांच के बाद यदि न्यायालय को यह लगा कि ये इसका भाग क्या कर रहा है, मूल अधिकार का वायलेशन कर रहा है, तो उसको शून्य घोषित कर देगा। इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब ये इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1 तो उन विधियों के बारे में जो संविधान के पहले की है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और एक है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में यह है कि जो चीज यानी
संविधान बनने के पहले 1950 के पहले जो चीज या जो कानून ऐसा था जो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो संविधान लागू होने के बाद उस पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से ग्रहण लग जाएगा। तो इसमें कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये होगा कि संविधान बनने के बाद जितने भी कानून आए, यदि वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस कानून का उतना भाग जितना कि मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसे कहेंगे पृथक्करण का सिद्धांत। यानी जैसे कोई कानून बना, वो इतना कानून है, उसका इतना भाग मूल अधिकार का वायलेशन कर रहा है, तो वो भाग हटा दिया जाएगा, पृथक्करण कर दिया जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट, एक तरीके से इसको अलग कर दिया गया। और अगर पूरा कानून ही मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो इस पूरे कानून को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 के बाद हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 14 की, जिसमें है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान तो अनुच्छेद जो 14 है उसमें यह है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो है विधि के समक्ष समता और दूसरा भाग है इसका विधियों का समान संरक्षण। अब इसमें जो पहला भाग है विधि के समक्ष समता, वो जैसे ब्रिटेन में एक विद्वान हुए हैं डाइसी, जिन्होंने एक बुक लिखी है रूल ऑफ लॉ, और वो उनका मानना ये है कि कानून के समक्ष सबको समानता मिली होनी चाहिए, समान होने चाहिए। और कानून क्या है, किसी भी देश में शासन कानून के अकॉर्डिंग हो, कानून सर्वोच्च हो। तो ये जो पॉइंट है विधि के समक्ष समता, ये लिया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। और जो दूसरा वाला है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये लिया गया है यूएसए से। यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण मिला हुआ है, ये यूएसए से लिया गया है। अब इनका जो अपवाद है वो अपवाद हमें मिलेगा आर्टिकल 361 में। 361 में ये दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है या जो संसद के सदस्य हैं, उन्हें विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता एक तरीके से कुछ मामलों में रियायत दी जाएगी, एक तरीके से उन्हें कुछ वरीयता कह सकते हैं हम दी गई है। तो उनको हम कह सकते हैं कि तो इसके तहत उनको कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 में जो दिया गया है वो उसमें 5 चीजें हैं और इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया जाता है। और इसको हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में क्यों शामिल किया गया, वो इस वजह से, ये 15(1) की लैंग्वेज ये है, वो इस वजह से किया गया कि स्वतंत्रता के पूर्व जिन्हें हम आज एससी कैटेगरी के लोग कहते हैं, ये जो अनुसूचित जाति है जिन्हें गांधी जी ने हरिजन कहा था, उनके साथ छुआछूत की कई घटनाएं होती थी। और यहां तक कि उन्हें सार्वजनिक जो पानी भरने के स्थान थे, जैसे कि कुआं हो गए, जो सार्वजनिक नलकूप हो गए, सार्वजनिक और जगहें हो गई, वहां पर जाने नहीं दिया जाता था। जैसा कि हमने बाद में जो हमारे संविधान के निर्माता हुए उनके बारे में पढ़ा, और इस चीज से काफी दुखद चीज रही हमारे इतिहास में ये चीज कि उतने योग्य व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया, पानी को लेकर उनको क्लास में पानी नहीं पीने दिया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम जैसा कि जानते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसको क्या किया कि वो और काफी और जो सदस्य थे वो छुआछूत और इन सबको मिटाना चाहते थे, इसलिए उसको संविधान में शामिल किया, जो काफी अच्छा, एक तरीके से काफी अच्छा कदम था
कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया जाए। अब इसमें 15(2) में यह है कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन पर इनके स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, या नलकूप है, कुआं है, उन पर भेदभाव इसके बेस पे नहीं होगा। आगे चल के जो सबसे पहले चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य के केस में, यानी मद्रास जो सरकार थी उस सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया। अब जब शैक्षिक संस्थाओं में रिजर्वेशन दे दिया गया तो उसमें एक लड़की, चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य के केस के बाद संसद ने एक कानून बना के क्या कर दिया कि 15(3) के तहत और आगे चल के 15(4) के तहत जो शैक्षिक संस्थाएं थी उनमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की। तो हम कह सकते हैं कि SC ST और बाद में EWS या OBC, इनके लिए शैक्षिक संस्थाओं में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो 15 में हम पढ़ने अवसर मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। बाद में इसमें क्या किया गया, संशोधन करके SC ST OBC और EWS, इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 में जो है वो है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसका मतलब है जो छुआछूत है उसका अंत किया जा रहा है, और एक तरीके से यह एक सिविल अपराध बाद में बनाएगा। और इसमें यह भी है कि संसद इससे संबंधित जो कानून है वो बनाएगी, और इससे रिलेटेड सबसे पहले संसद ने 1954-55 में कानून बनाया। 1989 में इसको संशोधित किया गया और सिविल राइट अधिनियम इसको कहा गया। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 में यह है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। अब उपाधि क्या होगी, उपाधि किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ जो जुड़ी हुई संज्ञा होती है वो होती है। जैसे अंग्रेजों के समय अंग्रेज क्या करते थे, तो जो यहाँ के जमींदार थे या उच्च वर्ग के लोग थे उनमें से कुछ को कुंवर सिंह, राय बहादुर, राय साहब, इस तरीके की उपाधि दे देते थे, जिससे ये होता था कि उन लोगों को ये लगे कि जो निचला तबका है, निचली जाति है, या जो निचले तबके के या ग्रामीण तबके के लोग हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में ये लोग उच्च रहे और अपने को ऊंचा महसूस करें, और भारतीय समाज दो वर्ग में बटा रहे। यानी अंग्रेज और जो सर्वहारा वर्ग है, जो निचला वर्ग है, उसके बीच में एक, जिसे हम कह सकते हैं मध्यवर्ती लेयर, जो उनके लिए सुरक्षा कपाट का कार्य कर सके। तो उस वजह से बाद में क्या किया गया कि इन उपाधियों का अंत किया गया। तो आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम के बारे में है, और इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। जो पहला है 19(1)(a), उसमें है लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी किसी भी व्यक्ति को वाक स्वतंत्र के अधिकार है, बोलने का अधिकार है। दूसरा है 19(1)(b), राइट टू पीसफुली असेंबल। अब किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिला तो वो कुछ बोलेगा, तो बोलेगा किसके बीच, जब लोग असेंबल होंगे, इकट्ठा होंगे, उन लोगों के बीच में बोलेगा, तो ये दूसरा अधिकार है। तीसरा ये है लिबर्टी टू फॉर्म एसोसिएशन। अब लोग इकट्ठा हुए तो उतने से तो काम नहीं चलेगा, अब वो लोग मिलके क्या करेंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे, तो उससे वो स्वतंत्रता मिली है। अब ये एसोसिएशन कब काम करेगा, जब उस एसोसिएशन को घूमने की भी स्वतंत्रता हो। तो अगला जो अधिकार है वो है लिबर्टी टू मूव फ्रीली, पूरे देश में एक तरीके से इसको स्वतंत्र विचरण का अधिकार है। अब इतने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कोई संगठन बना है और वो देश में विचरण कर रहा है तो उस संगठन के लिए जरूरी यह है कि कहीं भी रुकने की भी स्वतंत्रता हो, तो वो अगला अधिकार है फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रिसाइड। अब इसके बाद में 19(1)(f) की बात करें अगर हम, तो वो ओमिटेड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। और 19(1)(g) में जो है, क्योंकि कोई संगठन बन गया, उसके लोग देश में विचरण कर रहे हैं, उन्होंने एक तरीके से कहीं पर गए, वहां पे सेटल हो गए, अब उनके पास ये राइट भी होना चाहिए कि एनी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, बिजनेस और ट्रेड कर सके। अर्थात फिर से हम इसको रिवाइज करें तो वाक स्वतंत्र का अधिकार, बोलने का अधिकार, आदमी कब बोलेगा, वो बोल सकता है कब, जब कुछ लोग हों तो पीसफुली असेंबल,
अब उन लोगों के पास ये अधिकार कब रहेगा कि वो असेंबल हुए या बोला या वाक स्वतंत्र का अधिकार मिला, तो वो तब होगा जब इनके बीच एक संगठन बन सके, संघ बन सके, तो लिबर्टी टू फॉर्म एसोसिएशन। अब ये संगठन कब काम कर सकेगा, जब इसको विचरण का अधिकार हो, तो लिबर्टी टू मूव, पूरे देश में एक तरीके से विचरण का अधिकार। आगे कब काम कर सकेगा कि जब इसको कहीं पर भी बसने का अधिकार हो, तो सेटल एंड रिसाइड का अधिकार। अगला फिर जब ये कहीं पे सेटल हो गए तो इनको कुछ करने का अधिकार भी होना चाहिए, तो वो अधिकार हो जाएगा एनी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, बिजनेस और ट्रेड। अब हम बात करें 19(1)(f) की, जिसमें 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले जो राइट था वो ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था। इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया संविधान के फंडामेंटल राइट वाले भाग से, और इसको शामिल किया गया 300A यानी 300 का में शामिल किया गया। और अब ये लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, जो काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है, तो ये विधिक अधिकार है। अब हम चर्चा करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्ट एनी क्राइम या ड्यूल पनिशमेंट, मतलब अपराधों के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो मिला हुआ है अनुच्छेद 20 के तहत। और किसी भी व्यक्ति को यदि वो किसी अपराध में दोषी पाया भी गया तो उसको उस समय जो लागू कानून है उसके अनुसार ही पनिशमेंट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 जो है वो काफी ज्यादा विस्तृत अनुच्छेद है। इसमें चूंकि न्यायालय के द्वारा इसका जो इंटरप्रिटेशन किया गया उसमें कई चीजें शामिल की गई, इस वजह से इसमें कई अधिकार आ गए। तो जो बेसिक आर्टिकल था वो ये था कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी। 21A की बात करें तो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है। और ये अधिकार जो 21(1) है यानी राइट टू एजुकेशन, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बालक हैं उनके शिक्षा के लिए राज्य क्या करेगा, फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ऐसा अनुच्छेद पहले हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में था, जिसमें लिखा हुआ था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का बंद करेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इसको क्या किया गया, डीपीएसपी से उठाकर फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया। और अब ये जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो हमारे आर्टिकल 21 में है। अब इसी तरीके से देखें तो आर्टिकल 21 में कई और अधिकार हैं, जैसे विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। बाबा रामदेव वाले केस में देखें तो नींद का अधिकार है, जो दिल्ली वाले उसमें दिल्ली रामलीला मैदान में जो मैटर हुआ था। अब आर्टिकल 22 की बात करें तो पनिश्ड डिटेंशन और अरेस्ट, एक तरीके से किसी भी व्यक्ति को यदि डिटेन किया जाएगा तो उसके बारे में है। डिटेंशन का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, ये उसके शंका है कि ये अपराध कर सकता है, करने के पहले ही उसको गिरफ्तार कर लेना। तो इसमें यह है कि किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर उससे ज्यादा रखना भी है तो एक समिति या कमेटी बनेगी, उस समिति के सुझाव के आधार पे ही ऐसा किया जाएगा। अब आर्टिकल 23 इसमें क्या है, बारिंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मतलब जो मानव दुर्व्यापार है, जो मानव या लोगों का व्यापार है, उसको क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा। फोर्स लेबर, जबरन जो श्रम कराया जा रहा है, यानी एक तरीके से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है, वो नहीं करवाई जाएगी। आर्टिकल 24 में क्या है, आर्टिकल 24 में यह है कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया जाएगा, यानी जो बाल श्रम है उसका निषेध किया जाएगा। तो आर्टिकल 25 में है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फ्रीली प्रोपगेट रिलीजन, यानी किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है और उसका प्रचार करने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को माने और उसका प्रचार करे, ये आर्टिकल 25 में है। 26 में ये है मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस मैटर, किसी भी व्यक्ति के जो धार्मिक मैटर हैं, इशू हैं, उनके प्रबंध का जो अधिकार है वो किसी भी व्यक्ति को मिला हुआ है और उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें राज्य हस्तक्षेप करता है।
27 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई ऐसा कर या फीस नहीं लगाई जाएगी या शुल्क नहीं लगाया जाएगा जिसकी प्रोसीड या आगम किसमें स्पेशल रिलीजियस पर्पस में यूज की जाए। अर्थात कि किसी भी व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया, उसका प्रयोग दूसरे धर्म के लोगों के जो धार्मिक कृत्य हैं उसके लिए किया जाए, तो ऐसा शुल्क और फीस नहीं लगाई जाएगी। 28 कहता है कि जो रिलीजियस एजुकेशन है, किसी भी व्यक्ति को रिलीजियस एजुकेशन उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मुस्लिम है और कोई इंस्टीट्यूट है उसमें उसको हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कोई एजुकेशन दिया जाता है, तो यदि उसकी इच्छा नहीं है तो वो उसको ना ग्रहण करे। इसी तरीके से यदि कोई हिंदू व्यक्ति है और मुस्लिम एजुकेशन उसको दिया जाता है उस रिलीजन से रिलेटेड, स्पेशल रिलीजन से रिलेटेड, और उसकी इच्छा नहीं है तो वो उसके बारे में अध्ययन ना करे। यानी किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल 28 कहता है। तो ये 25 से लेकर 28 तक जो राइट है वो स्पेशली हम अगर कहें तो इसको हम कहते हैं रिलीजियस राइट, धार्मिक अधिकार। अब 29 और 30 जो है ये दोनों जो राइट है वो मिनॉरिटी को लेकर है। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो मिनॉरिटीज होंगी उनके एजुकेशनल जो सेटअप होंगे, कैसे क्या होगा, तो सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके संरक्षण के बारे में कुछ उपाय किए गए हैं 29 में। 30 में ये है कि मिनॉरिटीज के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो अल्पसंख्यक है उनको धार्मिक संस्थान स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। और इसमें अल्पसंख्यक केवल यदि हम कहें कि मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध यही नहीं आएंगे, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक भी आएंगे। यानी धार्मिक तौर पे अल्पसंख्यक तो आएंगे ही, वो भाषा के तौर पे भी अगर अल्पसंख्यक है तो वो भी आएंगे। अब 32 के बारे में बात करें तो 32 में जो आर्टिकल है वो रेमेडीज फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो उस समय उनके उपचारों के लिए कौन सा अधिकार होगा, तो वो आर्टिकल 32 होगा और इसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में यह कहा था कि यदि मुझसे संविधान की आत्मा के बारे में पूछा जाए या कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संविधान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो अनुच्छेद 32 को कहते हैं कि यह संविधान की आत्मा है और इसके बिना संविधान वह नहीं रह जाएगा जो उसे होना चाहिए। और यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और उसे मूल अधिकार के विरुद्ध जो क्षति हुई है उसके लिए उपचार, रेमेडीज के लिए वो जा सकता है। इसी तरीके से 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। अब आर्टिकल 33, 34 और 35 की बात करें तो आर्टिकल 33 में ये है कि जितने भी सेना में लोग हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, इसमें कार्यरत लोगों के जो मूल अधिकार है वो निलंबित, सस्पेंड रहते हैं। आर्टिकल 34 में यह है कि वह स्टेट, वह राज्य जहां पे सेना विधि प्रवक्त है, सेना विधि लागू है, एग्जाम्पल के तौर पे जिसको हम अफस्पा या सैन्य विधि कहेंगे, जहां पे सैन्य विधि लागू है तो वहां पे मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 35 में यह है कि संसद मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाएगी और एक तरीके से यह कहा गया है कि जो मूल अधिकार हैं अगर कहीं उल्लंघन हो तो इसके लिए अगर संसद चाहे तो दंडात्मक कानून बना सकती है कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर जिसने उल्लंघन किया है उसको इसके लिए क्या किया जाए, दंड दिया जाए। तो इस तरीके से हमारा जो आज का वीडियो है वो भारतीय संविधान के भाग 1 आर्टिकल 1 से 4, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 और भाग 3 जो फंडामेंटल राइट, काफी विस्तृत पार्ट है संविधान का, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो वो हमने कवर किया। धन्यवाद।